वेलकम बैक स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ये पाठशाला चैनल पे। माय नेम इज विजय और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्लास 10th का चैप्टर 7 है। टर्म 2 के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आ रहा है। वीडियो का पहला पार्ट हमने पहले से अपलोड किया हुआ था। काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी थी जो आई होप आपने समझा भी होगा। वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर जाके वॉच आउट करिएगा। मेरा नाम विजय है। ई पाठशाला चैनल पर आप आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी देश के अंदर डेमोक्रेसी होती है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, किसी दूसरे देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होते तो क्या नुकसान होते हैं या उसके क्या इंपैक्ट होते हैं। मैंने शुरुआत पार्ट में कहा था कि हम क्या सीखेंगे, तो मैंने मेन टॉपिक को अंडरलाइन कर दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे लोकतंत्र किसी देश में होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं वो सब हमने समझा था। ये मेन पैराग्राफ था जिसमें हमने समझाने की कोशिश करी थी किसी भी देश के अंदर अगर डेमोक्रेसी होती तो क्या एडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं। इस इमेज के अंदर यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि डेमोक्रेसी के कितने लूप होल्स भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इसके मुकाबले में ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। फिर हमने देखा था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादातर जवाबदेही, उत्तरदायी और साथ में वैधानिक हमें देखने को मिलती है। और इसका हमने जीता जागता एग्जाम्पल भी समझा था। ये मैंने सब आपको ट्रांसपेरेंसी, नॉन डेमोक्रेटिक, उत्तरदायी कौन है वगैरह वगैरह समझाने की कोशिश करी थी और वैधानिक व्यवस्था भी बताई थी। और हमने लास्ट यहाँ तक पढ़ लिया था और उसके बाद हमने ये भी समझना था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अच्छे रिकॉर्ड्स क्यों नहीं होते हैं, क्या दिक्कतें होती है। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। अब हम बात करेंगे वीडियो के थोड़े से अगले हिस्से में। वीडियो का लास्ट पार्ट कह सकते हो आप, सेकेंड पार्ट है वैसे तो खैर, और बिल्कुल क्लियर समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, इसका एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है और आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है इस बंदे का। किसका दिखाई दे रहा है? इस बंदे का। तो मैं यहां से लेके चलने की आपको कोशिश करता हूं। देखो ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, दुनिया के अंदर अमीर लोगों की जो संख्या होती है वो कुछ ही परसेंटेज में ही होती है। मैं कहता हूँ कि नंबरों में होती है। परसेंटेज की तो छोड़ दो, नंबरों में हमें अमीर लोगों का देखने को मिलता है। मतलब इंडिया से देख लो तो धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा सिलेक्टेड लोग हैं। बिरला, अडानी, अंबानी यही है जो देश को चला रहे हैं। बाहर की कंट्री का एग्जांपल देख लो तो जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, उसके बाद बिल गेट्स है, तीसरे नंबर पे आ गया। फेसबुक का ऑनर है या लॉरियल की ऑनर है, कोई वॉरेन बफेट है, बहुत सारे नाम है। बट द फोकस इज दैट व्हाट कि पूरी दुनिया के अंदर मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज और मोस्ट ऑफ चीज़ों का जो हिस्सा लेके बैठे हैं वो दुनिया में सिर्फ 2% लोग लेके बैठे हैं। और सारा 98% का जो हिस्सा है, मतलब 98%, ये पिज्जा का एग्जांपल इन्होंने दिखाने की कोशिश करी गई है कि वर्ल्ड का 98% जो ग्रैब किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों ने ही ग्रैब किया हुआ है, या 2% लोग ही 98% व्यवस्थाओं पे कंट्रोल करके रखे हुए हैं। और 0.2% या 2% का हिस्सा जो छोटा है उसमें 50% लोग जो हैं, अब इसमें मिडिल क्लास, छोटे मोटे अमीर आदमी जो है दोस्तों वो राज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पॉइंट ही मैंने आपको डायरेक्टली क्यों समझाने की कोशिश करी, क्योंकि ये पॉइंट आपको यहाँ से जस्टिफाई होगा। वो ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो ऐसा बोला जाता है कि किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करी जाए, जैसे हम आर्थिक समृद्धि और विकास बोलते हैं, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर अगर डेवलपमेंट देखा जाए और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डेवलपमेंट देखा जाए तो दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क हमें देखने को मिलता है। ऐसा सिंपल शब्दों में ये बोला जाता है कि अगर हम डेटा उठा के देखें 1950 से लेकर लगभग 2000 का डेटा उठा के देखें तो इस डेटा के अंदर हमें लास्ट 50 साल का ये दिखाने को मिलता है कि जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है, जो तानाशाही सरकार है, ऑफ कोर्स उस सरकार का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है डेवलप्ड कंट्री, डेमोक्रेटेड कंट्री के कंपैरिजन में। मतलब क्वाइट इंप्रेसिव एंड क्वाइट डिफरेंट कि यार ये कैसे हो गया, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट दिस इज द फैक्ट। 1950 से लेकर 2000 के बीच में अगर हम देखें तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ में डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब स्लाइटली अगर हम देखें तो डिक्टेटरशिप, जहाँ पे तानाशाही, जहाँ पे किसी फैसलों को लेने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है सरकार को। देखो डेमोक्रेसी मैंने कहा था ना, कोई भी व्यवस्था बनानी है, कुछ भी बनानी है तो उससे पहले 10 बार सरकार को जनता से परमिशन लेनी पड़ती है, बिल पास करवाने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। पर डिक्टेटरशिप कंट्री के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। इसी वजह से
ऐसा बोला जाता है कि किसी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के होने का एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण बोले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, बट दिस इज अलोन कैन नॉट बी द रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर डिक्टेटरशिप कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो रही है या कम हो रही है तो इस हिसाब से हम जो उसको है डेमोक्रेसी को ठुकरा दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को ठुकरा देंगे, बिल्कुल नहीं भाई। ये चीज याद रखिएगा, डेमोक्रेसी चाहे कैसी भी हो, डेमोक्रेसी चाहे कैसी भी हो, यहाँ पे लिखा हुआ ना, बट इसके बिहाफ पे हम इसको ठुकरा नहीं सकते। क्यों नहीं? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप ही मैटर नहीं करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मैटर करती है कि कंट्री की पॉपुलेशन साइज कैसी है, कंट्री की पॉपुलेशन साइज कैसी है, ये भी मैटर करती है दोस्तों। क्या मैटर करती है? कंट्री की पॉपुलेशन साइज कैसी है, ये भी मैटर करती है। ओके, दूसरी क्या चीज मैटर करती है? कंट्री का ग्लोबल सिचुएशन कैसा है। ग्लोबल सिचुएशन समझते हैं, भारत ग्लोबली कहाँ पे है, उनका ग्लोबली लेवल पे लोगों से कनेक्शन कैसा है, बिजनेस कैसा हो रहा है, दूसरी कंट्री के साथ उनका रिलेशन कैसा है, ऑफ कोर्स उनका इकोनॉमिक में क्या चीज इंपॉर्टेंट जिसमें वो फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें भी क्या कहते हैं, डिपेंड करती है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इंडिया का एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, 4 पॉइंट इसमें बताए है ना, 4 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट में से एक पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्या है? पॉपुलेशन साइज। तो ऑफ कोर्स पॉपुलेशन साइज इंडिया का बहुत बढ़िया है, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा मार्केट वहीं खिंच के आएगी, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। उसके बाद ग्लोबल सिचुएशन, भारत का जो आपको पता है कोस्टल लाइन एरिया कितना बड़ा है, ऑफ कोर्स भारत को फायदा होता है। उसके बाद कोऑपरेशन विद द अदर कंट्री, आज की डेट में दुनिया में सारे लोग हमारे साथ हाथ मिलाने पे तुले हुए हैं। उन्हें पता है कि भाई इंडिया जीता जागता एक ऐसा देश बन जाएगा आने वाले समय में जो सभी कंट्री को पीछे कर देगा। जय हिंद, मेरा भारत महान है। उसके बाद इकोनॉमिक अदर कंट्री के साथ है और उसके बाद हमारे इंडिया में 5 ईयर प्लान भी बनते रहते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारे इंडिया की ये चीज़ें हैं तो हम डिक्टेटरशिप को इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते, है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब ये होता है कि लेस डेवलप कंट्री के अंदर मैं कह सकता हूँ कि जो डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है और थोड़ी सी कम विकसित देश है, दोनों के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, बस थोड़ा सा अंतर हो सकता है। लेकिन मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि अगर हम ये कहें कि डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके अगर क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप वाली कंट्री अच्छी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस बिहार पे डेमोक्रेसी को नहीं छोड़ सकते, बिकॉज डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्री का पॉपुलेशन देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं और वो किस चीज को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं वो देखते हैं। इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर क्या कहते हैं, रिच जो है और रिच है, मिडिल क्लास बेचारा मिडिल ही है और पुअर तो किसी भी उसमें है ही नहीं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसा हमें देखने को मिलता है। इसलिए मैंने आपको जीता जागता एग्जाम्पल दिखाया कि भाई जो डेवलप्ड कंट्री होती है वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, उनको उनकी करेंसी बहुत मजबूत है, इसलिए ऐसा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ क्या है? एक चीज ये है कि हमारे इंडिया के अंदर या किसी भी देश में जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है ना, वो पूरी तरीके से इन चीजों को खत्म कर देती है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड द पॉवर्टी, मतलब कि वो असमानता को और गरीबी में कमी लाती है। ये तो 200% सच है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया में डेमोक्रेसी जो होता है ना, वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को खत्म कर देता है, सामाजिक असमानता को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, क्योंकि सभी सिटीजन्स को वो इक्वली ग्रोथ, वेल्थ और अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करता है, जो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हर किसी कंट्री के डेमोक्रेटिक कंट्री में हर किसी के पास क्या राइट्स है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो सरकार के साथ फाइट कर सकता है, वो पॉलिटिकल क्या कहते हैं सिनेरियो में अपने आने की कोशिश कर सकता है, वगैरह वगैरह चीजें वो कर सकता है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि सबका मालिक एक है और रिडक्शन ऑफ क्या कहते हैं पॉवर्टी एंड डिग्निटी जो है वो बनाने की कोशिश पूरी करता है। जैसा कि मैंने इसका जितना लगता है एग्जाम्पल दे दिया कि सबका मालिक एक है, यानी कि सबका मालिक हमारा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी बोले तो दोस्तों, डेमोक्रेसी बोले तो लोकतंत्र,
क्या है? लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र रहेगा तो सभी को इक्वल राइट्स मिलेगा। और पैसा कमाने का सभी का इक्वल राइट्स है ना। हम बोलते हैं और उसके पास कितना पैसा है, हम बोलते तो, लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि उस पैसा कमाने के लिए उस बंदे ने मेहनत कितनी करी है, मेहनत भी तो करी है ना। तो हमारी डेमोक्रेसी में सबको मेहनत करने का वो है। हाँ, मेन बात ये है कि ये पूरी तरीके से सोशल डाइवर्सिटी को क्या कहते हैं, सामंजस्य बिठाता है। देखो हमारे इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है या किसी भी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरीके से सामंजस्य, इसे बोलते हैं अकोर्डिनेशन, ये बैठाने की कोशिश करता है। समाज में हर टाइप के लोग हमें देखने को मिलेंगे, याद रखना। कैसे? हमें रिच देखने को मिलेंगे, हमें मिडिल मैन देखने को मिलेंगे, हमें पुअर देखने को मिलेंगे, हमें पुअर से पुअर भी देखने को मिलेंगे। इवन समाज में हमें क्या कहते हैं, हमें वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब देखने को मिलेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी ही होता है जो ऐसी डाइवर्सिटी को, ऐसी विविधताओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी के थ्रू ही हम इन सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर सकते हैं, इन सारे विवादों को खत्म कर सकते हैं, इनके होने वाले बीच में जो युद्ध है उनको खत्म कर सकते हैं। इसलिए इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी, इट नॉट अ सिंपल रूल बाय द ओपिनियन। मतलब मेन बात ये है कि ये सिंपली जो रूल होता है डेमोक्रेसी में, वो लोगों के ओपिनियन के थ्रू बनने की कोशिश करता है। और ऑफ कोर्स इससे मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो होते हैं, कम्युनिटी, वो सारे लोग शासन चलाते हैं, जनता के द्वारा अपॉइंट होते हैं, सबसे अच्छी बात है। इसीलिए हम लोग इन सारी चीजों को खत्म कर देते हैं। लास्ट पॉइंट यही है कि नागरिक की गरिमा और आजादी को बनाए रखता है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए अमिताभ बच्चन का डायलॉग डेमोक्रेसी के अंदर, वो डायलॉग बहुत फेमस है कि दागा साहब मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। फेंके हुए पैसे का मतलब हो गया आत्मसम्मान, गरिमा। वो डेमोक्रेसी बनाए रखता है, क्योंकि डेमोक्रेसी पूरी तरीके से ऐसी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करता है जहाँ पे सभी के सम्मान की बात हो, नागरिक की स्वतंत्रता की बात हो, अधिकार की बात हो, जो डिक्टेटरशिप के अंदर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब चाहे यहाँ पे डागा साहब अमिताभ बच्चन का एग्जांपल ले लो, और चाहे इंडिया के अंदर एज अ वुमेन के डिस्क्रिमिनेशन के लिए, जो वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए ले लो, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो आज़ादी के लिए, डिग्निटी के लिए, हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होता होगा लेकिन आज़ादी और डिग्निटी कौन देखेगा। जबकि डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारे इंडिया में डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, मतलब ऐसे लोग जो दलित है, ऑफकोर्स जो दलित है, जिनके साथ इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वो डेमोक्रेसी के अंदर होता है। इसलिए मेरा भारत महान है, मेरे भारत की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो वुमेन्स के साथ इनसिक्योरिटी है, वुमेन के अधिकार को लेके, जिसका एक एग्जांपल हमने रोज़ा पार्क का देखा था, आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा रोज़ा पार्क का एग्जांपल, किस तरीके से यहाँ पे क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका का ये कहानी है। साउथ अफ्रीका में किस तरीके से रोज़ा पार्क जो थी, पहली लेडी थी जिसने किसी ब्रिटिशर्स को क्या कहते हैं मना कर दिया था, कि क्योंकि ऐसा सिस्टम होता था कि कोई ब्रिटिशर्स आएगा तो उसे सीट से खड़ा होना पड़ता था वहाँ के साउथ अफ्रीका के बंदे को। और ये डेमोक्रेसी ने ही दिया कि रोज़ा पार्क ने जो चैलेंज करा कि मेरी डिग्निटी और मेरा फ्रीडम भी कुछ कहता है कि मैं क्यों खड़े हूँ तुम्हारे लिए, और ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर गया। इसीलिए डिग्निटी और फ्रीडम दोनों सिचुएशन का ये जीता जागता एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, गरिमा और नागरिक की स्वतंत्रता। सो गाइज, ये था पूरे चैप्टर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। रोज़ा पार्क की आपको कसम है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर कुछ चीज़ें बुरी लगती है तो वो भी लिखिए ताकि हमें पता चले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सजेशन बॉक्स है, सजेशन दीजिए अपना कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती है, क्या चीज़ें बुरी लगती है। सारी प्लेलिस्ट है, आप साथ जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में अभी इतना ही है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।